नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। काशी में बनने वाले देश के पहले अर्बन रॉपवे स्टेशन के ऊपर बनेगा होटल। आरबीआई एमपीसी बैठक में ज्यादा ब्याज देने के लिए है तैयार। रिजर्व बैंक भी बढ़ा सकता है रेपो रेट। चीन ने दिया बड़ा झटका, मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन न होगा कम। बंगाल की खाड़ी में भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 5.1 रही तीव्रता। आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। काशी में बनने वाले अर्बन रोपवे के सेक्शन के ऊपर होटल बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली बार इस स्टेशन के ऊपर होटल बनाने का फैसला लिया है। एनएचएलएल द्वारा बनाए जा रहे रोपवे में सबसे पहला ही यही तैयार होगा। इसी सप्ताह काम अवार्ड कर दिया गया है और अगले वर्ष मई तक जमीन पर काम शुरू होने की संभावना है। 2 साल में यह रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा। रोपवे निर्माण करने वाले एनएचआई की कंपनी एनएचएलएमए की सीईओ प्रकाश गौड़ ने बताया है कि काशी में रेलवे स्टेशन पर रोपवे का पहला स्टेशन बनाया जाएगा। इसी स्टेशन पर होटल बनाने की तैयारी है और उन्होंने यह भी बताया कि होटल बनाने की यह उद्देश्य है कि काशी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु ट्रेन से रेलवे स्टेशन पर उतरे और वहां से ओवरब्रिज से रोपवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के ऊपर बने होटल में तैयार होकर रोपवे से सीधा मंदिर दर्शन के लिए जा सकेंगे। सीईओ ने बताया कि काशी रोपवे का काम इसी सप्ताह अवार्ड कर दिया जाएगा और पूर्व में टेंडर निकाले गए थे, जिसमें 2 कंपनियां शामिल हुई थी। वहीं एक कंपनी तकनीकी शर्तों का पूरा नहीं कर पाई। ऐसी स्थितियों में एक कंपनी ही बची थी। नियमानुसार टेंडर में इकलौती कंपनी को काम नहीं सौंपा जा सकता था, इसलिए दोबारा से टेंडर निकाला गया, जिसमें 3 कंपनियां आई हैं। इनमें से एक कंपनी को काम इसी सप्ताह अवार्ड कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो गई है। 5 से 7 दिसंबर तक चलने वाली इस 3 दिवसीय बैठक में केंद्रीय बैंक एक बार फिर से रेपो रेट में वृद्धि कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार रेपो रेट में पिछली बार से कम बढ़ोतरी आरबीआई करेगा। एमपीसी की पिछली 3 बैठकों में ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी हर बार की गई थी। इस बार केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में 0.25 से 0.35% की बढ़ोतरी कर सकता है। केंद्रीय बैंक के इस बार रेपो रेट में बढ़ोतरी को लेकर नरम रुख अपनाने के कई कारण हैं। देश में महंगाई घटी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। हालांकि देश में महंगाई दर अभी भी रिजर्व बैंक की तय सीमा से ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा कई रेटिंग एजेंसियां ने भारत की जीडीपी की विकास दर अनुमान को घटाया है। जानकारों का मानना है कि ब्याज दरें बढ़ने से अर्थव्यवस्था में और सुस्ती आ सकती है। कोरोना के चलते चीन में लगे लॉकडाउन ने अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है।
लॉकडाउन के चलते चीन में बनने वाले सेमीकंडक्टर की सप्लाई पूरी तरह से ठप होती दिख रही है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। सेमीकंडक्टर के कम होने के चलते देश का प्रोडक्शन भी काफी प्रभावित होगा और बताया जा रहा है कि इसके चलते दिसंबर में कंपनी केवल 1.40 लाख यूनिट ही मैन्युफैक्चर कर सकेगी। ये 13 महीनों का सबसे कम प्रोडक्शन होगा। वहीं कंपनी का कहना है कि दिसंबर में सेमीकंडक्टर की कम सप्लाई के चलते प्रोडक्शन पर काफी असर पड़ेगा। हालांकि कंपनी लगातार इसको कम करने के लिए काम कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर की सप्लाई न होने से या कम होने के चलते हजारों यूनिट्स या प्रोडक्शन न कम होगा। कंपनी इस दौरान करीब 10,000 यूनिट्स कम बना दे सकेगी। इससे पहले 2021 में ऐसा हुआ था जब अक्टूबर में कंपनी का प्रोडक्शन 1.35 लाख यूनिट ही रह गया था। एक अनुमान बताया जा रहा है कि यदि 5.51 लाख रुपए यूनिट के औसत से 10,000 यूनिट का हिसाब लगाया जाए तो कंपनी को करीब 551 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा। बंगाल की खाड़ी में आज सुबह सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की जानकारी देने वाले नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि भूकंप करीब सुबह 8:32 पर आया था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 बताई गई है। यह भूकंप कोलकाता से 409 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में आया। इसका सेंटर जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.1 थी। वहीं बता दें कि 5.1 तीव्रता को संवेदनशील माना जाता है। वहीं बीते शनिवार को अफगानिस्तान में भी सुबह सुबह धरती डोल उठी थी। अफगानिस्तान के फैजाबाद में सुबह करीब 8:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और रिएक्टर स्केल की इस भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की गहराई 170 किलोमीटर थी। और आपको बता दें कि भारत में हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं। इसमें कुछ भूकंप बेहद ही हल्के होते हैं और कुछ मध्यम दर्जे के होते हैं, तो कुछ धरती को इतना हिला देते हैं कि लोग डर जाते हैं। पूरे देश को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 5 भूकंप जोन में बांटा है। वहीं देश का 59% हिस्सा भूकंप रिस्क जोन में है। भारत के केवल 5वें जोन का सबसे खतरनाक और सक्रिय माना जाता है। इस जोन में आने वाले राज्यों और इलाकों में तबाही की आशंका सबसे ज्यादा बनी रहती है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है। लेकर लालू प्रसाद यादव अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर इलाज की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। क्योंकि बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी डोनेट कर रही हैं, इसलिए रोहिणी भी अस्पताल में भर्ती हो गई है। रोहिणी ने किडनी ट्रांसप्लांट से पहले सोशल मीडिया पर भावुक अपील की है। लालू की बेटी ने अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने करोड़ों जनता की को दी आवाज, उनके लिए सब मिलकर आज दुआ करें। रोहिणी पिता लालू की तबीयत का लगातार अपडेट करती रहती हैं। किडनी ट्रांसप्लांट से पहले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज ऑपरेशन कर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। माना जा रहा है कि किडनी में सफल ट्रांसप्लांट के बाद लालू 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहेंगे। फिर बाहर आकर कुछ दिनों तक सिंगापुर में ही रोहिणी के आवास में रहेंगे और उसके बाद दिल्ली वापस लौटेंगे। लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर पूरा लालू परिवार एक साथ सिंगापुर में है। लालू के साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती और राजद के कोषाध्यक्ष सुनील सिंह पहले ही सिंगापुर चले गए थे। बाद में तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, भोला यादव, संजय यादव, सुभाष यादव भी सिंगापुर पहुंच गए।
इधर पटना में लालू के सफल ऑपरेशन को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अपने परिसर में दिव्यांग लोगों को पेश आने वाले हर तरह की कठिनाइयों को समझने और न्याय प्रणाली तक उनकी बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एक व्यापक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराने का फैसला लिया है। हर साल 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी पर प्रधान न्यायाधीश से डीवाई चंद्रचूड़ ने एक जज की अध्यक्षता में इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी एक बयान में कहा कि इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट करेंगे। उनको भौतिक और साथ ही तकनीकी पहुंच की भी एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए कहा गया है। इस समिति में को विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रभावशाली प्रश्नावली तैयार करने और उससे जारी करने का भी काम सौंपा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट परिसर में आने वाले समस्याओं की प्रकृति और मात्रा का पता लगाने के लिए बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया है कि समिति सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और प्रशिक्षणों के भी इनपुट देने के लिए कहेगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान के निर्देश के बाद गाजियाबाद कमिश्नरेट में प्रशासनिक विभाजन कर दिया गया है, जिसके तहत जिले में पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को तैनात किया गया है। वहीं एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की जल्द तैनाती की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के 3 पद रहेंगे। वहीं प्रशासकीय विभाजन के अनुसार नगर, ट्रांस हिडन और ग्रामीण को शामिल किया गया है। वहीं वेब सिटी, क्रॉसिंग, रिपब्लिक और महिला थाना को बनाकर एक नए सर्कल का सृजन किया जाएगा। रिक्त पदों पर जल्द ही तैनात तो हो सकती है और अभी यह तय होना बाकी है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के 3 पदों पर कौन अधिकारी होंगे। अधिकारियों की जिम्मेदारी और तैनाती मिलती है। संभावना है कि पूर्व के अधिकारियों में से यह जिम्मेदारी सौंपी जानी है और इसी के साथ ही जिले में 9 सर्किल और अन्य महत्वपूर्ण कार्य संभालने के लिए 17 एसपी स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। बीते रविवार रात गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा ने जिले की नई टीम के साथ पहली क्राइम मीटिंग की है। मध्य प्रदेश के सतना शहर के लोगों को अब भारी वाहनों के जाम से निजात मिल जाएगी। करीब 11 वर्षों के से बन रहा बगहा स्थित रीवा सतना बाईपास जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके बनने के बाद भारी वाहनों को अब शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये वाहन अब शहर के बाहर नेशनल हाईवे 75 से होकर आसानी से गुजर सकेंगे। बगहा बाईपास सतना बेला रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में शुरू किया गया था और यह ओवरब्रिज 11 साल बाद बनकर तैयार हुआ है। दरअसल ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग की वजह से ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य अटका हुआ था, लेकिन फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशासनिक स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई और जैक सिस्टम से ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने का काम किया गया। इस रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कर जनता के सुपुर्द कर दिया। यह ओवरब्रिज करीब 51 मीटर की लंबाई का है और इस ब्रिज के से शुरू होने से भारी वाहनों को नो एंट्री से निजात मिलेगी, तो वहीं शहरवासियों को भी राहत मिलने वाली है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। यह घटना बीते रविवार सुबह 8:30 बजे की है और जानकारी के अनुसार महिला अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ जा रही थी। तभी नकाबपोश बाइक सवार ने तेजाब से हमला कर दिया।
इस हमले में महिला का हाथ पूरी तरह से झुलस गया, वहीं उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दोनों का इलाज नागपुर के ही एक अस्पताल में चल रहा है और जानकारी मिल रही है कि पीड़िता खाना बना रही थी, तभी किसी शख्स ने उसे कॉल किया और उसे पति के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी दी। उस अज्ञात व्यक्ति ने उसे साक्ष्य दिखाने के बहाने आउटर रिंग रोड पर एक स्कूल के पास बुलाया और इंतजार करने के लिए कहा। पीड़िता ने उस पर यकीन किया और उस पते पर पहुंचने के लिए वह घर से निकल गई। तभी बीच रास्ते में उस पर यह हमला हो गया। मशहूर शायर, गीतकार और फिल्म पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को सरासर गलत ठहराया है। जावेद अख्तर ने कहा, अगर मुसलमान पतियों को एक साथ 4 शादियां करने का हक जायज है, तो फिर महिलाओं को भी एक कई पतियों के साथ हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा बीवी रखने से औरतें और मर्दों में बराबरी नहीं कायम रहती है। जावेद अख्तर ने साफ कहा कि एक वक्त में एक से ज्यादा शादियां करना देश के कानून और संविधान के नियमों के सरासर खिलाफ है। वहीं एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड का मतलब केवल ये नहीं है कि सभी समुदाय के लिए एक कानून हो, बल्कि इसका मतलब औरतों और मर्दों के बीच बराबरी भी है। दोनों के लिए एक ही मापदंड होना चाहिए। और अख्तर ने यह भी कहा कि वे पहले से ही कॉमन सिविल कोड का पालन कर रहे हैं। जिसके भी दिल में औरतों और मर्द की बराबरी का ख्याल है, उसे कॉमन सिविल कोड में रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने बेटे और बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार देंगे। G20 सम्मेलन का कार्यक्रम तय करने के लिए आज राष्ट्रपति भवन में होने वाली सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। G20 सम्मेलन के तहत अगले साल सितंबर तक देश में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के लिए 40 पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है और इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। 1 दिसंबर को भारत औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल चुका है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ज्यादातर कार्यक्रम दिल्ली में होने वाले हैं। G20 के शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन दिल्ली के अगले साल 9 और 10 सितंबर को होगा और इससे बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन के भी हिस्सा लेने की संभावना है। वहीं G20 से संबंधित एक आयोजन चेन्नई में भी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी आज गुजरात विधानसभा चुनाव और देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे उपचुनाव के सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है। गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से युवा मतदाताओं और महिला मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। मैं सुबह 9 बजे अहमदाबाद में अपना वोट डालूंगा। और उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जिनकी सीटों इन उपचुनाव में देखी रही है, वे बड़ी संख्या में मतदान करें और मतदान ही करें।
गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। इनमें अहमदाबाद की 16 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता से वोट करने की अपील की है और मोदी ने ट्वीट में किया कि मैं अहमदाबाद में लगभग आज 9 बजे वोट कर चुका हूं। आज जिन 93 विधानसभा सीटों का मतदान होना है उनमें अहमदाबाद, बड़ोदरा और गांधीनगर समेत 14 जिले शामिल हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की वीरगाम सीट और अल्पेश ठाकोर का गांधीनगर दक्षिण सीट भी शामिल है। चुनावी माहौल को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के अहम इंतजाम किए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई परेशानी जनता को नहीं करना पड़े और जनता खुलकर अपना मतदान दे पाए। वहीं चुनाव आयोग ने सभी बूथों पर सीसीटीवी भी लगवाए हैं और सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारत की उपलब्धियों को याद करने के लिए रविवार को नौसेना दिवस मनाया गया। पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर विशाखापट्टनम के समुद्री तट पर हुए रंगारंग कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों, हेलीकॉप्टरों ने अपनी समुद्री क्षमता का प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम का समापन बीटिंग स्ट्रीट, सूर्यास्त समारोह और लंगरगाह में आयोजित जहाजों पर रोशन करने के साथ हुआ है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी। इस वर्ष भारत में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृतकाल की शुरुआत की है, तो नौसेना ने ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से भारत की लड़ाकू शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन किया। नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और हेलीकॉप्टरों ने अपनी समुद्री क्षमता भी दिखाई है। वहीं नौसेना के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण नौसेना कमान के विशेष बलों ने भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पहली बार मनाए गए नौसेना दिवस समारोह के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नौसेना का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन देखा और केंद्र और राज्य सरकारों के कई गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन के दौरान नौसेना के इतिहास पर ए डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगलिंग पावर एंड पार्टनरशिप किताब का विमोचन भी और अनावरण भी किया गया। इसके अलावा इस आयोजन की याद में एक नेवी टेलीफिल्म, नेवी वेलनेस एंड वेलफेयर एसोसिएशन पर फिल्म दिखाई गई। समारोह में गीतकार प्रसून जोशी के लिखे गीत को शंकर महादेवन ने गाकर कॉल ऑफ द ब्लू वाटर्स नाम नया नौसेना गीत भी जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हम स्वाभाविक रूप से समुद्री राष्ट्र हैं और 3 तरफ समुद्र और चौथी तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। यह स्वाभाविक है कि महासागर भारत के विकास और समृद्धि के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि नौसेना के पास भारत के राष्ट्रीय समुद्री हितों के लिए सुरक्षा की एक छतरी सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुर्मू ने नौसेना दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के परिचालन प्रदर्शन को देखा। उन्होंने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने नौसेना दिवस पर सभी अधिकारियों और पुरुषों और उनके परिवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हम इस दिन को 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की वीरतापूर्ण कार्रवाइयों की याद मानते हैं, जिन्होंने भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया था, और यह हमारे शहीदों को याद करने और सम्मान देने का दिन है, जिन्होंने इतिहास में अपना एक अस्थायी स्थान बनाना और हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहे हैं। यह दिन हमें भारत को आगे ले जाने के लिए अमृतकाल के माध्यम से एक महान भविष्य की ओर ले जाने के लिए खुद को भी
फिर से समर्पित करने की याद दिलाता है। आप देख रहे थे देश दुनिया की बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।